कारगिल की जंग में शिकस्त का जिम्मेदार कौन था? एक गैर एलानिया मुआहदे के तहत सियाचिन में ये मामूल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक की अफवाज सख्त सर्दी में ग्लेशियर से नीचे उतर आती हैं, लेकिन 1984 में ऐसा नहीं हुआ। इस साल मौसम सरमा में इंडियन फोर्सेस ग्लेशियर से नीचे उतरने के बाद नहायत खामोशी के साथ सियाचिन की चोटियों पर वापस चली गई थीं और उन चौकियों पर काबिज हो गई जो पाक फौज ने खाली की थीं। न्यू इंडिया ने इंतहाई चालाकी के साथ सियाचिन को फतह कर लिया था। पाक फौज ने सियाचिन का कब्जा वापस लेने की कोशिश भी की, मगर इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। सियाचिन की चोटियों पर दोबारा कब्जा करने के लिए एक बड़ी और बाकायदा जंग की जरूरत थी, जिसमें एयरफोर्स की भरपूर मावनत दरकार थी। हालात कुछ यूं थे कि पाक फौज के पास सियाचिन में -60 डिग्री सेल्सियस की शदीद सर्दी का मुकाबला करने वाले मखसूस किस्म के लिबास भी मौजूद न थे। इस पर सोने पर सुहागा ये था कि जनरल ज़ियाउल हक इन दिनों रूस के साथ तारीख की सबसे बड़ी प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे, जिसमें रूस शिकस्त के दहाने पर था। जनरल ज़ियाउल हक को अंदेशा था कि इंडिया के खिलाफ बाकायदा जंग की सूरत में रूस पाकिस्तान की पुश्त पर हमला कर सकता है और ऐसी सूरत में पाकिस्तान एक ही वक्त में दो बड़ी ताकतों के खिलाफ कभी लड़ नहीं पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जीती हुई जंग 100% हार जाएगा। लेकिन इन तमाम तर नाजुक हालात के बावजूद सियाचिन का बदला तो लेना ही था, लिहाजा खुफिया मनसूबाबंदी का आगाज किया गया और इब्तदाई खाका तैयार किया गया। भारत को इस खुफिया मनसूबाबंदी की भनक ना पड़े, इस गर्ज से जनरल ज़ियाउल हक ने कुछ ऐसे बयान भी जारी किए जिससे इंडिया को लगा कि शायद पाकिस्तान को सियाचिन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। और फिर 1987 में परवेज मुशर्रफ, जो उन दिनों ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज थे, की क़यादत में SSG कमांडोज की मदद से कायदनामी पोस्ट पर भरपूर हमला किया। इस हमले के नतीजे में इंडियन आर्मी की सारी ब्रिगेड मारी गई, जिसकी तादाद 300 बताई जाती है, और यूं परवेज मुशर्रफ की क़यादत में कायदनामी पोस्ट को फतह कर लिया गया। इस कामयाबी के बाद साल 1988 और 89 में पहली बार परवेज मुशर्रफ ने बतौर ब्रिगेडियर उस वक्त की वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के सामने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कारगिल जंग का मंसूबा पेश किया, मगर बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ के मंसूबे को रद्द कर दिया और फिर साल 1999 आया। सियाचिन की तरह कारगिल में भी शदीद सर्दी के मौसम में पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए कारगिल की चोटी से नीचे उतर आती हैं। इस बार परवेज मुशर्रफ, जो कि आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज थे, उन्होंने भी इंडिया का हरबा इंडिया पर ही इस्तेमाल किया और मई 1999 में पाक फौज कारगिल की चोटी से उतरने के बाद वापस ऊपर चली गई और इंडिया की खाली की गई चोटियों पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के नतीजे में सियाचिन और लद्दाख में मौजूद इंडियन फौज की बड़ी तादाद महसूर होकर रह गई और इनकी तरफ जाने वाली इकलौती सप्लाई लाइन पाकिस्तान के निशाने पर आ गई। इस सप्लाई लाइन का 8 किलोमीटर का हिस्सा तो ऐसा था कि वहां किसी भी ज़ीरू का हरकत करना भी मुमकिन न रहा था। इंडिया ने कब्जा वापस लेने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट बूफर तोपों समेत अपनी एयरफोर्स की पूरी कुव्वत भी झोंक दी, लेकिन इन्हें हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने 6 अहम तरीन चोटियों पर कब्जा कर रखा था, जिनमें से सिर्फ एक चोटी पर ही जंग जारी थी, क्योंकि बाकी की चोटियों पर इंडियन फोर्सेस की रसाई मुमकिन नहीं थी। कुल कब्जा की गई पोस्टों की तादाद 130 थी, जिनमें से सिर्फ 3 या 4 पोस्टें ही ऐसी थीं जिन्हें इंडिया अब तक वापस ले सका था। और फिर जब इंडियन एयरफोर्स के जरिए अटैक किया तो पाक फौज ने इसके 3 जंगी त्यारे मार गिराए, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने फजाई हमले रोक दिए। अब तक इंडिया को बहुत सा जानी और माली नुकसान हो चुका था। कारगिल की जंग के हवाले से उन दिनों इंडियन अखबार और टीवी चैनल्स पर नशर होने वाली खबरें कुछ यूं थीं: पाक फौज के 10 सैनिक इंडियन फौज के 1000 सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। दिन में तो हरकत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खाना बंकरों में बनता है और भारतीय सैनिक लैट्रीन भी डब्बों में करके बंकरों से बाहर फेंकते हैं।
इन टीवी चैनल्स पर चलने वाले इंटरव्यूज के मुताबिक इंडियन फोर्सेस का ये कहना था कि दुश्मन की मुसलसल फायरिंग से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पाकिस्तानियों ने हमें मार लगाने के बाद अपने बंकरों से बाहर आकर खूब भंगड़ा डाला और आवाजें लगाईं कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। लेकिन हमारे जवान इस कदर डरे हुए थे कि किसी ने जवाब में एक फायर भी नहीं किया। यूं पाक फौज के जवान आए रोज हमारा मजाक उड़ाते थे। इंडियन मेजर जनरल जीडी बख्शी अपनी किताब में लिखते हैं कि पाक फौज ने कारगिल की जंग मकबूजा कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ी थी। 1988 और 99 की शदीद सर्दी में पाकिस्तानी फौजी जवानों ने LOC के शुमाली और भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने सोचे समझे मंसूबे के तहत कमांडिंग पोजीशन पर कब्जा करके भारत को ललकारा। अगर ये कब्जा बरकरार रहता तो पाकिस्तानी फौजी और कमांडोज भारत के कई इलाकों में दाखिल होकर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते थे। पाकिस्तान ने खतरनाक मंसूबे के तहत ये इसलिए किया क्योंकि इसने मकबूजा कश्मीर में बगावत करवा कर अपनी अफवाज को वहां भी उतारना था। इंतहाई जामे प्लानिंग के साथ पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। अमरीकी खुफिया इदारों ने बिल क्लिंटन को कहा कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलवा कर कहें कि वो कारगिल का इलाका छोड़ दें। क्लिंटन इंतजामिया को ये तशवीश भी लाहक थी कि कहीं दोनों ममालिक एक दूसरे पर बराह रास्त हमला न शुरू कर दें। दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ ने कारगिल पर चढ़ाई से पहले चीन और कई अरब ममालिक को इत्मीनान में ले लिया था। अमेरिका जान चुका था कि जंग की सूरत में चीन और अरब ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे, जबकि भारत की मदद रूस और इसराइल करेंगे। और इस बात का भी कभी खदशा था कि पाक भारत जंग के दौरान एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता, जिससे दोनों ममालिक के हमसाये भी शदीद मुतासिर होते। और ऐसा होना इसलिए भी मुमकिन था कि 3 जुलाई 1999 को जब नवाज शरीफ वाशिंगटन गए तो इनकी गैर मौजूदगी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एटमी हथियारों की तैयारी का हुक्म दिया था ताकि जंग की सूरत में भारत पर एटमी बमों से यलगार की जाए। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सैंडी बर्गर ने सदर क्लिंटन को मुशर्रफ के अज़ाइम से बाखबर किया। चुनाचे नवाज शरीफ और क्लिंटन मुलाकात के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को फौरन कारगिल से फौज वापस बुलाने का हुक्म जारी किया। दौरान जंग ही इंडिया ने LOC क्रॉस करके पाक फौज की कारगिल से रसद काटने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ये कोशिश करने वाले भारतीय फौजी न सिर्फ पाकिस्तानी फौज के हाथों मारे गए बल्कि कई तो जिंदा भी गिरफ्तार हुए। इस टाइम पर परवेज मुशर्रफ ने ये वार्निंग दी कि अगर इंडिया ने जंग बढ़ाई तो पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगा। मुशर्रफ के इस बयान के बाद इंडिया ये जंग कारगिल तक ही महदूद रखने पर मजबूर हो गया। इंडिया को ये खदशा पैदा हो गया था कि अगर जंग चंद माह तक और जारी रही तो कश्मीर में महसूर कई लाख इंडियन फौजी रसद खत्म हो जाने की वजह से हथियार डाल देगी। लिहाजा इस खौफ के पेश नज़र इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए मजबूर करता रहा। बिलाखिर 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन से मुलाकात के बाद पाक फौज को कारगिल की चोटियां खाली करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद दौरान पसपाई पुश्त पर किए गए इंडियन फोर्सेस के हमले की वजह से पाक फौज को बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। कारगिल जंग के हवाले से इंडिया और विकिपीडिया का ये दावा है कि भारत दौरान जंग ही कारगिल का 80% कब्जा छुड़वा चुका था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वाकई भारत 80% कारगिल वापस ले चुका था तो जंगबंदी के बाद चोटियों से वापसी करने वाले पाक फौज के 4000 जवान क्या कहीं हवा में बैठे थे? कारगिल की जंग में पाकिस्तान के मुताबिक भारत के 2000 के करीब फौजी जवान मारे गए, जबकि भारत पाकिस्तान के बयान के बरक्स अपने 700 फौजियों की हलाकत तस्लीम करता है। ऐसे ही इंडिया के मुताबिक इस जंग में पाकिस्तान के 700 फौजी मारे गए, जबकि पाकिस्तान अपने 400 फौजियों की शहादत तस्लीम करता है। लेकिन नवाज शरीफ का ये दावा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 4000 फौजी मारे। मगर नवाज शरीफ का ये दावा एक सियासी बयान तो हो सकता है मगर सच नहीं, क्योंकि कारगिल के महाज पर लड़ने वाले फौजियों की टोटल तादाद ही 4000 थी। और अगर बकौल नवाज शरीफ पाकिस्तान के 4000 फौजी शहीद हुए थे तो कारगिल से जो फौजी जवान वापस आए थे वो कौन थे?
خیال رہے کہ پاکستان نے کارگل کی جنگ میں اپنے جن 400 جوانوں کی شہادت تسلیم کی ہے، اس میں سے بھی تقریباً 300 فوجی جوان ایسے تھے جو دوران پسپائی چوکیوں سے نکلنے کے بعد اور پشت پر کیے گئے حملے میں شہید ہوئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان ان جوانوں میں سے ہی ایک تھے جنہوں نے پوسٹیں خالی کرنے سے انکار کرتے ہوئے محض 27 فوجی جوانوں کے ساتھ انڈیا کی 2 بٹالین کا تا شہادت مقابلہ کیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف اور نواز شریف میں کارگل کے معاملے پر محاذرائی شروع ہو گئی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ میڈیا اور اخبارات، خاص کر جنگ گروپ نے اس آپریشن پر زبردست تنقید کی اور ملک بھر میں کارگل آپریشن کے خلاف مہم بھی چلائی۔ پرویز مشرف کو آرمی کے کچھ ایسے سینئر افسران کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا جو پرویز مشرف کو اپنا حریف سمجھتے تھے۔ ان میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل فصیح بخاری جو چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی بننا چاہتے تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان شامل تھے جنہیں بائی پاس کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ نواز شریف نے کارگل کی جنگ کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کو اس حوالے سے مکمل طور پر لاعلم رکھا گیا تھا، حالانکہ وہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہے جس میں نواز شریف نے دوران جنگ محاذ کا دورہ کر کے پاک فوج کو شاباش دی تھی۔ یو ٹرن تب لیا جب امریکی دباؤ آیا اور اس کے بعد نواز شریف نے ڈی سی سی کی میٹنگ کے دوران پرویز مشرف پر الزام لگایا کہ تم نے مجھے لاعلم رکھا۔ جواباً پرویز مشرف نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکالی اور جنوری سے لے کر جون تک کی وہ تمام تاریخیں اور بریفنگز گنوا دیں جو وہ اس جنگ کے حوالے سے نواز شریف کو دے چکے تھے۔ ان بریفنگ کی تعداد 7 تھی۔ پاک فوج نے بالکل وہی آپریشن کیا تھا جو 1984 میں انڈیا نے سیاچن میں کیا تھا، لیکن میاں نواز شریف نے انڈیا میں بیٹھ کر کارگل محاذ کو انڈیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے تشبیہ دی۔ کارگل کی جنگ میں بظاہر پسپائی اختیار کرنے کے باوجود پاک فوج نے پوائنٹ 5353 پر قبضہ برقرار رکھا اور یہی کارگل کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ پاک فوج جب چاہے لداخ اور سیاچن گلیشیئر کے لیے بھارتی فوج کی سپلائی بند کر سکتی ہے، اور اسی پوائنٹ سے ٹائیگر ہل اور ارد گرد کا علاقہ پاکستانی توپ خانے کی زد میں ہے۔ پاک فوج یہاں پکے بنکر بنا چکی ہے اور سپلائی کے لیے یہاں سڑک بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ انڈین فوج کو شکست دینے والی پاک فوج کارگل میں اپنے ہی وزیر اعظم سے شکست کھا گئی۔ آپ دوستوں کی کارگل کی جنگ سے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ پھر ملیں گے ایک اور سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔